आज अपन आगे पढ़ेंगे एक नई जीवन शैली के बारे में कि किस तरह आदि मानव का जीवन बदलता गया। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में बहुत कुछ समय लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जा सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगते हैं तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो किस तरह हमने देखा कि पहले आदि मानव को कुछ भी नहीं आता था, वो जंगल में रहता था, जहाँ उसे खाने को मिल जाता वहीं रह जाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, उसने नए नए कार्य करना सीखा। अब उसने क्या किया कि अनाज को उगाना भी सीख लिया और फिर उगाने के बाद उस फसल के दानों को संभाल कर रखना भी उसने सीख लिया था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब उसने अनाज उगाना सीख लिया, फिर उसने सोचा कि जब बारिश होगी तो हम इसे वापस उगाएंगे। तो अब धीरे धीरे उसने उसका भंडारण करना भी, जैसे उसकी ज़रूरत हुई तो उसने उसका भंडार करना भी सीख लिया। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ चुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब उसने जैसे मनुष्य को आवश्यकता महसूस हुई, फिर उसने अनाज का भंडारण करना शुरू किया। अब भंडार करके रखेगा कहाँ, तो उसके लिए उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, टोकरियाँ बुनी और यहाँ ज़मीन में खड्डा बनाकर इस तरीके से भी वो अनाज को भंडार करके रखता था। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ी तो उसने बर्तन बनाना शुरू किया। अब जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे हैं? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। अब जानवरों को अगर हम अच्छे से संभाल के रखेंगे तो धीरे धीरे जानवर बच्चे पैदा करेंगे तो और जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर इसके अलावा जानवरों से दूध भी प्राप्त होता है और जो ये भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक महत्वपूर्ण तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, ये आप अपने आप करोगे। आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हम कई तरह से जानवर हमारे लिए उपयोगी है। दूध है, सब्जियों में मांस, अंडा, ये सारी चीज़ें मिलती है। इसकी खाल मिलती है, इसके बालों से ऊन मिलती है। तो कई तरह से जानवर हमारे उपयोगी, यातायात में सहायता करते हैं। तो आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब जो पुराने समय में, प्राचीन समय में किसान और पशुपालक कैसे थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। अब कुछ स्थानों पर खुदाई वगैरह करते हैं, जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, वो वहाँ की खुदाई करते हैं और वहाँ पर जो पशुओं की और पौधों के जो पशुओं की हड्डियाँ मिलती है, कुछ पौधों की जड़ें वगैरह, इस तरीके की चीज़ें मिलती है। तो उनसे ये पता लगाते हैं कि ये लोग खेती करते थे और पशुपालन में कौन कौन से जानवर पालते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। वे प्रयोगशाला में ले जाकर उस अनाज के दाने के बारे में छानबीन करते हैं, फिर उसके बारे में पता लगाते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती है। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान करते हैं, फिर उससे पता चलता है कि वे लोग उस समय कौन कौन से जानवर को पालते थे।
तो इस तरह जो पुरातत्वविद है वो इन जानवरों की हड्डियों को अनाज के दानों से इकट्ठा करते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें से वो प्राप्त करके फिर उनसे वो पता लगाते हैं कि वो लोग इन चीज़ों का उपयोग करते थे। अब है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले, जिससे उनको पता चला कि वे आदि मानव घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर रहता था। जैसे ही बुर्जम होम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है ये लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते हैं। अब है एक गर्तवास का चित्र, मतलब ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के, जैसे अंडरग्राउंड में अपने अंडरग्राउंड होते हैं ना, उस तरीके से पहले ज़मीन के अंदर मकान बनाए जाते थे ठंड से बचने के लिए। तो बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। अब बाद में कुछ और भी पत्थरों के औजार मिले जो सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल था उन औजारों से अलग दिखते हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। और इसीलिए इन्हें इन औजारों को जो बाद में मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये नवपाषाण युग के औजार हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। अब जैसे जैसे उनकी बुद्धि का विकास हुआ, आदिमानव ने जैसे जैसे सीखते गए आगे से, जैसे अब उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने उन चीज़ों में परिवर्तन करना भी शुरू किया। तो पूरा पाषाण काल में जो औजार थे उसके और नवपाषाण काल के जो औजार थे दोनों ही एक दूसरे से भिन्न थे। और नवपाषाण काल में जो औजार बने थे पत्थरों के, वो उन पर पॉलिश वगैरह की हुई थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। और उस ओखली का प्रयोग हम आज भी करते हैं, मसाला पीसने के लिए करते हैं ना, घर में मम्मी लहसुन वगैरह कूटती है तो वो क्या है, ओखली। तो ये अभी प्राचीन समय से ही इसका उपयोग किया जाता रहा है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन, अब खुदाई में कई तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया, चित्रकारी भी की हुई होती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज एवं आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ये लोग क्या खाते थे, चावल, गेहूँ और दाल खाते थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनते हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने कपड़े पहले वो पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल के कपड़े बनाकर पहनते थे, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे कपड़े बनाकर पहनना भी शुरू कर दिया, बुनने का काम भी शुरू कर दिया। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। ये सब एक साथ नहीं हुआ था। कुछ लोग खेती वैसे के वैसे थे और कुछ लोग तो खेती करना सीख लिया, पशुपालन करना, फिर एक का देख के दूसरे ने भी सीख लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।